नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना की और बात होगी फिल्म दो रास्ते के बाद की। राजेश खन्ना सितारा बनने की कगार पर थे। छठा दशक भारत के लिए खास अच्छा नहीं रहा था। 1962 में भारत चीन सीमा पर चीन से मिली अपमानजनक हार ने पूरे देश को निराश कर दिया था। देश के पुराने रखवालों की योजनाओं पर शक करने के साथ साथ देश में अपने पर अविश्वास के बादल भी छा गए थे। हर चीज, देश की राजनीति से लेकर देश की व्यवस्था तक, जो नेहरू के ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, तकदीर से मिलने के बाद के विचार से प्रेरित थी, उस पर अब सवाल उठने लगे थे। और हिंदी सिनेमा भी बदलाव चाहता था। हालांकि बंटवारे के बाद के सितारों की दूसरी पीढ़ी भी पुराने ख्यालों से प्रभावित थी, फिर भी जंजीरें टूटने के इंतजार में थीं। राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, सुनील दत्त और राजकुमार के बाद आने वाली पीढ़ी शायद जो भी हुआ था उसे लेकर रौश में थी, गुस्से में थी और नहीं चाहती थी कि उसके हीरो सीधे साधे अच्छे व्यक्ति हों। साल 1962 की दिल तेरा दीवाना, 1964 की कश्मीर की कली, राजकुमार, 1966 की तीसरी मंजिल, इसमें शम्मी कपूर का लापरवाह अंदाज, 1965 की वक्त में राजकुमार का बेहद बेपरवाह और फूल और पत्थर, 1966 में धर्मेंद्र का बिना कमीज का अंदाज लोगों को आकर्षित कर रहा था। ये पीढ़ी अपने हीरो की तलाश में थी, जो राजेश खन्ना सही वक्त पर सही जगह पर थे। फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइन ने उन्हें वो बना दिया था जिसके साथ आम आदमी फौरन जुड़ सकता था और उनके ऐसी भूमिकाएं निभाने में जिनमें आम आदमी गत्ते का पुतला नहीं था, इस जुड़ाव को और भी मजबूत कर गया। राजेश खन्ना वो पुराने जमाने की तरह पेड़ की डाली के पीछे सिर्फ रोमांस करने वाले सितारे नहीं थे, बल्कि पर्दे पर आगे आके धमक के साथ आराधना में रूप तेरा मस्ताना जैसा गाते हुए दिखाई दिए थे, या फिर दो रास्ते में ये शरबती आंखें, ये रेशमी जुल्फें। और वो देश के लिए डॉक्टरी नुस्खे की तरह हो गए थे। एक ऐसा आदमी जो अपने बीते कल पर शर्मिंदा नहीं था और जो उसे खुद को रौंदने नहीं देगा। आजादी के 2 दशक बाद राजेश खन्ना पहले अभिनेता थे जो सही मायनों में सबसे अलग थे। हो सकता है उनका रंग ढंग पुराने अभिनेताओं से मिलता जुलता हो, लेकिन था विशिष्ट रूप से उनका अपना। वो एक प्रशिक्षित अभिनेता थे जो फिल्मों में हाव भाव की अहमियत को समझता था और ऐसी देख से कम नहीं थे जिसमें कुछ टुकड़े राज कपूर के, कुछ दिलीप कुमार के और कुछ देवानंद के मिलजुल कर बुने गए थे। एक ऐसा नया व्यक्तित्व गढ़ने के लिए जिसकी किस्मत में सबसे ज्यादा चमकना लिखा था, और चमके भी। 1970 में रिलीज होने वाली उनकी पहली एक तरीके से हिट फिल्म, तो सुपरहिट तो खैर आराधना ही थी, लेकिन उससे जो खामोशी आई, खामोशी में राजेश खन्ना को एक ऐसा किरदार मिला जिसने उन्हें एक अदाकार भी बनाया और एक सितारा भी। ब्लैक एंड व्हाइट खामोशी असित सेन की अपनी ही बंगाली फिल्म दीप जले जय का रीमेक थी और उसमें गुलजार द्वारा लिखे गए और हेमंत कुमार जो फिल्म के निर्माता थे, उनके द्वारा संगीतबद्ध कुछ बेहतरीन गाने भी थे। राजेश खन्ना ने एक बार फिर खुद को एक नायिका प्रधान पटकथा में पाया, जिसमें शायद गाइड यानी कि जो 1965 में आई थी के बाद वहीदा रहमान का सबसे उम्दा काम था। फिल्म में साफ तौर पर स्पष्ट रूप से केंद्र में वहीदा रहमान के होने के बावजूद भी राजेश खन्ना ने यादगार अभिनय किया, जिसका किशोर कुमार के बार बार आने वाले एक गीत है, वो शाम कुछ अजीब थी। गीत के कारण बीतते वक्त के साथ भी असर कम नहीं हुआ। फिल्म की गहरी उदासी, कमल बोस के कैमरे में केवल एक ही रंग में कैद और तुम पुकार लो हेमंत कुमार का जो गाना है, या हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू लता मंगेशकर का, इस गाने ने, इन गानों ने खामोशी को एक कमाल की फिल्म बना दिया था। राजेश खन्ना ने खामोशी के बाद द ट्रेन साल 1970 में आई एक फिल्म की जो बॉक्स ऑफिस पर
मामूली फिल्म साबित हुई, लेकिन उन फिल्मों से हटकर थी जैसी वो अब तक करते आए थे। हालांकि इस फिल्म के गाने हिट हुए द ट्रेन के। एक तेलुगु रहस्य रोमांच वाली फिल्म नीलगिरी एक्सप्रेस साल 1968 में आई थी और ये उसी फिल्म का रीमेक थी। ये राजेश खन्ना के लिए एक नए तरीके की फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक जासूस की भूमिका निभाई। शायद राज के बाद ये पहली फिल्म थी जिसमें उन्हें स्पष्ट रूप से हीरो होने का मौका मिला था। उन्हें नंदा के साथ भूमिका दी गई थी जिसने वास्तव में राजेंद्र कुमार को, जो हिंदी फिल्मों में उस दौर में छाए रहते थे और जो फिल्म के सह निर्माता भी थे, उनके नाम का सुझाव दिया था। फर्ज में जितेंद्र की जासूस गोपाल की भूमिका के विपरीत राजेश खन्ना की भूमिका का श्याम तड़कता भड़कता किरदार नहीं है और न ही दिलफेंक है। हालांकि सब सिनेमाई जासूसों की तरह वो उछल कूद करना जरूर पसंद करता है। दोनों फिल्मों के निर्देशक और लेखक एक ही थे, तो रविकांत नगाइच और अरुद्रा। लेकिन द ट्रेन इस विधा के आम ताम झाम से बिल्कुल ऊपर उठ गई थी और एक बढ़िया सस्ते उपन्यास की तरह बन गई, जबकि फर्ज जेम्स बॉन्ड से परे नहीं देख पाई। आर.डी. बर्मन का संगीत और एक गाना है द ट्रेन का। यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपने उस गाने को हजारों बार सुना होगा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, आशा भोसले, और एक और गाना है थिरकता हुआ, मेरी जान मैंने कहा, आशा भोसले और आर.डी. बर्मन का। और पृष्ठभूमि में संगीत जो ज़्यादा नाटकीय नहीं था, उसने भी द ट्रेन को फर्ज से ज़्यादा समय तक याद रहने वाली फिल्म बना दिया। एक ऐसी फिल्म जो बहुत समय तक याद की जा सके। और चूँकि राजेश खन्ना की द ट्रेन अपने कहानी के लिए जासूसी तौर पर जितनी मशहूर हुई, लेकिन उससे ज़्यादा जो उसकी पहुंच है वो हैं लता मंगेशकर, वो हैं आर.डी. बर्मन की जोड़ी और किशोर कुमार की आवाज़ और वो गाना गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, दीवाना ये दिल हो गया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।